गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम गति विज्ञान 12वीं क्लास के गणित विषय के गति विज्ञान के वेग एवं त्वरण एवं गति के समीकरण से संबंधित कुछ सवाल का अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम वेग और त्वरण से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम इस गति विज्ञान के चैप्टर के इस गति विज्ञान शब्द का अर्थ क्या होता है, उसके क्या मायने निकलते हैं, उसको हम पहले जान लेते हैं। तो गति विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें किसी पिंड को बल लगाने पर उसमें गति आ जाने के कारण उस गति से संबंधित जो बातों का हम अध्ययन करेंगे, वही विज्ञान की उस शाखा को कहते हैं गति विज्ञान। गति विज्ञान में अब एक और शब्द आता है जिसका हमको यहाँ पर अध्ययन करना है, वो है दूरी। दूरी किसे कहते हैं? दूरी को अंग्रेजी में डिस्टेंस बोलते हैं। तो दूरी का मतलब ये होता है कि दिए गए समयांतराल में यदि कोई पिंड या वस्तु द्वारा तय की गई पथ की जो लंबाई होती है, उसी को कहते हैं दूरी। फिर हम आते हैं विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। अंग्रेजी में डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है विस्थापन। विस्थापन किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा ये है कि एक विशेष दिशा में किसी गतिमान वस्तु के स्थिति परिवर्तन की दर को या स्थिति परिवर्तन को ही हम विस्थापन कहते हैं। जैसे दूरी और विस्थापन दोनों की परिभाषा को देखने के बाद अब इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक बिंदु ए है, ए से हम चलना स्टार्ट करते हैं और सी बिंदु तक पहुंचते हैं। उसके बाद सी बिंदु से चल करके हम यदि बी बिंदु तक पहुंचते हैं, इसकी दिशा ए से सी और फिर बी से सी की ओर, तो ए जो है प्रारंभिक बिंदु कहलाएगा और बी जो है अंतिम बिंदु कहलाता है। तो प्रारंभिक से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को ही हम विस्थापन कहेंगे और इसकी दिशा होगी, विस्थापन की दिशा ए से सी की ओर। यानी अब सवाल आता है कि इसमें दूरी किसे कहेंगे? तो जब कोई व्यक्ति जो ए से चल करके सी तक पहुंचता है और सी से चल करके बी तक पहुंचता है, तो ए से बी तक पहुंचने में उसने जो दूरी, उसने पथ की जो लंबाई तय की है वो है AC और दूसरा है CB। तो ये कहलाएगा उस व्यक्ति या उस पिंड के द्वारा पथ की लंबाई AC प्लस CB, यही कहलाएगा दूरी। लेकिन यदि व्यक्ति या पिंड A बिंदु और B बिंदु, A प्रारंभिक स्थिति, B अंतिम स्थिति है, इन दोनों के बीच की पथ के लंबाई को हम विस्थापन कहेंगे। यानी हम A से B के बीच की उस दूरी को, जिसकी दिशा हमको स्पेशली बताना होगा कि इसकी दिशा A से ही B की ओर होगी, यानी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर ही होगी, तब वही दूरी क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। यानी हम AB को विस्थापन कहेंगे। एक दूसरा उदाहरण दे सकते हैं विस्थापन और दूरी से संबंधित। यदि मान लो कोई पिंड बिंदु A से वक्राकार पथ पर घूमकर अपने ही पुनः A बिंदु तक पहुंचता है, तो इसकी जो दिशा है वो इस तरीके से होगी। तो अब देखिए कि कोई पिंड जब A से स्टार्ट चल करके पुनः A बिंदु तक पहुंचता है, तो उसके द्वारा तय की गई जो पथ की लंबाई है वो होता है 2πr, सूत्र के माध्यम से दिया जाता है, जो कि किसी वृत्त की परिधि के बराबर ही होता है। यदि इस पथ की त्रिज्या कैपिटल स्मॉल r हो तो इसके पथ की लंबाई को 2πr के द्वारा दर्शाया जाता है। यह 2πr सूत्र से इस पथ की लंबाई होगी, तो वही पिंड के द्वारा तय की गई दूरी कहलाएगी 2πr। लेकिन अगर विस्थापन देखें तो
व्यक्ति या कोई पिंड जो है ए बिंदु से चल करके, यानी उसका प्रारंभिक बिंदु ए है और चल करके पुनः अपने ए बिंदु तक पहुंचता है, यानी अंतिम बिंदु भी ए है, तो उसके द्वारा तय की गई जो पथ की लंबाई है, एक विशेष दिशा में उसकी पथ की लंबाई 0 होगी। यानी उस समय हम लोग यहाँ पर विस्थापन 0 कह सकते हैं, लेकिन ये कहलाएगी उसकी दूरी। तो इस तरीके से हम दूरी और विस्थापन का डिफरेंस यानी अंतर बता सकते हैं। चलिए अब हम वेग की परिभाषा देखते हैं। वेग किसे कहते हैं? वेग को अंग्रेजी में वेलोसिटी कहते हैं। तो वेग की परिभाषा यह है कि किसी गतिशील पिंड के विस्थापन की दर, किसी गतिशील पिंड के विस्थापन की दर को ही वेग कहते हैं। यह दूसरे शब्दों में कहा जाए तो किसी वस्तु के द्वारा उसके तय की गई दूरी और समय के अनुपात को हम कहते हैं वेग। यानी समय के सापेक्ष दूरी के परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है, और उसे सूत्र के माध्यम से यदि दर्शाएं तो स्मॉल v बराबर ds/dt लिखा जाता है। यानी जहां s जो है दूरी कहलाता है, दूरी, जहां s दूरी है, यानी दूरी को जब t के सापेक्ष अवकलन किया जाता है तो वो हमें वेग का सूत्र प्राप्त होता है। ये हम 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में वेग का जो सूत्र है इसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, यानी दूरी के जो सूत्र रहेंगे उसको t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो वो वेग का सूत्र बनेगा। चलिए वेग के बाद अब आते हैं त्वरण। अंग्रेजी में इसको एक्सेलरेशन कहा जाता है। तो त्वरण क्या होता है? वेग का समय के सापेक्ष अवकलन कर दिया जाए तो वो कहलाता है त्वरण। यानी समय के सापेक्ष वेग में होने वाले परिवर्तन को ही त्वरण कहा जाता है, और उसका सूत्र, उसका संकेत a होता है या फिर f अक्षर से उसको दर्शाया जाता है। और a या f बराबर इसका जो सूत्र होगा dv/dt। यानी जब वेग का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वो हमें त्वरण प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि समय के सापेक्ष वेग में होने वाले परिवर्तन को ही हम त्वरण कहते हैं। चलिए इसी को यदि हम दूसरे सूत्र के रूप में और लिखें, v का सूत्र होता है ds/dt, तो क्या होगा? तो पहले से है d/dt और v का सूत्र है ds/dt। जब इस सूत्र को रखें तो अब ds/dt का फिर से अवकलन होगा। d/dt का मतलब होता है अवकलन गुणांक, तो इसका अवकलन ds/dt का फिर से t के सापेक्ष अवकलन होगा, तो यही हमें सूत्र प्राप्त होगा d2s और dt/dt²। यानी त्वरण अगर हमें निकालना है तो उसके लिए जो दूरी का सूत्र है उसको 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। तो एक बार दूरी के सूत्र को एक बार अवकलन t के सापेक्ष करने पर हमें वेग का सूत्र प्राप्त होता है, और जब दूरी के ही सूत्र को हम 2 बार अवकलन करते हैं तो वो हमको त्वरण प्राप्त होता है। तो इन्हीं सूत्रों की सहायता से हम इस चैप्टर में कुछ सवाल हल करेंगे। उससे पहले हम कुछ गति के समीकरण को देख लेते हैं जिनका इस्तेमाल यहाँ पर सवाल को हल करने में हम करेंगे। तो चलिए गति का समीकरण क्या है उसको देख लेते हैं। तो फिजिक्स में 11वीं क्लास में हम पढ़ चुके हैं गति के समीकरण। गति के 3 समीकरण होते हैं, गति के समीकरण। और वो पहला समीकरण, गति का जो प्रथम समीकरण है वो है v = u + at। दूसरा जो सूत्र होता है वो होता है s बराबर ut + 1/2 at²। और तीसरा गति का समीकरण होता है v² बराबर u² + 2
AS। और यहाँ जहां U मतलब होता है कण या पिंड, इस चिन्ह का मतलब या होता है कण या पिंड की प्रारंभिक प्रारंभिक वेग। ये इन सूत्रों में जो भी अक्षर हमने इस्तेमाल किया है उसका अर्थ है U जो आया है वो कण या पिंड का प्रारंभिक वेग कहलाता है। V को कहते हैं कण या पिंड का अंतिम वेग कहलाता है, अंतिम वेग। A को कहते हैं त्वरण और T का मतलब होता है समय। तो हम इस गति के समीकरण का इस्तेमाल करेंगे यहाँ के सवाल को हल करने के लिए। ये हम 11वीं क्लास में पहले फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान में पढ़ चुके हैं। चलिए, कुछ विशेष स्थितियां होती हैं जिनके कारण इन गति के समीकरण में कुछ कुछ मानों को चेंज करना पड़ता है। तो हम वो विशेष परिस्थितियां कौन कौन सी हैं उनको देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले विशिष्ट, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे विशिष्ट परिस्थितियां। विशिष्ट परिस्थितियां, तो पहला नंबर का विशिष्ट परिस्थिति क्या है देखिए, यदि वस्तु के त्वरण में त्वरण के स्थान पर मंदन हो, तो मंदन का मतलब क्या होता है, जब किसी वस्तु या पिंड का समय के साथ उसके वेग में परिवर्तन, अगर वेग में परिवर्तन होगा वो धनात्मक हो यानी वेग में बढ़ोतरी हो समय के साथ साथ, तो हम उसे कहते हैं त्वरण। लेकिन यदि उसी पिंड का अगर समय के साथ साथ समय गुजरते रहेगा और उसके वेग में कमी हो तो हम उसे कहते हैं त्वरण ना कह के मंदन। और त्वरण को A अक्षर से दर्शाया जाता है और मंदन को -A। तो हम त्वरण A के जगह -A का इस्तेमाल करेंगे। तो विशिष्ट परिस्थिति में इसी बात को लिखेंगे, यदि त्वरण के स्थान पर मंदन हो तो A की जगह हम -A इस्तेमाल करेंगे। ये विशेष परिस्थिति है, A की जगह हम -A लिखेंगे। सेकंड नंबर की विशेष परिस्थिति क्या है, सेकंड नंबर की विशेष परिस्थिति ये है कि वस्तु विरामावस्था से यदि चलना शुरू करे, यदि वस्तु विरामावस्था से चलना शुरू करे, यदि वस्तु विरामावस्था से चलना शुरू करे तब U यानी प्रारंभिक वेग उस वस्तु या पिंड का वो 0 हो जाता है। तो ये हमारी विशेष परिस्थिति है। तीसरी विशेष परिस्थिति ये है कि यदि वस्तु गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गति करे तो क्या होगा। तो यहाँ पर लिखना है तीसरी परिस्थिति, यदि वस्तु गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गति करे। अब देखिए, गुरुत्व के अधीन का मतलब ये होगा कि वस्तु जमीन से उठ करके ऊपर हवा की ओर, या तो जमीन से ऊपर की ओर या फिर ऊपर से जमीन की ओर, इस तरीके से गति करे तो उसको कहा जाता है गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गति करना। और तब तब U यानी जब कभी भी वस्तु गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गति करेगा तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होता है, और जिसे हम त्वरण A कहते हैं वो G लिखेंगे या -G होगा, यानी गुरुत्वीय त्वरण के जगह हम गुरुत्वीय त्वरण का इस्तेमाल करेंगे।
प्लस जी का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब कोई पिंड जमीन से ऊपर की ओर गति करती है, और ऊपर से गति करते हुए यदि जमीन की ओर आए, हमने गलत बताया कि यदि मान लो कोई पिंड जमीन से हवा में गति करे ऊपर की ओर, तो हम उसे माइनस जी त्वरण लिखेंगे, और जब कोई वस्तु हवा से गति करते हुए जमीन की ओर आए, पृथ्वी की ओर आए, तो ऐसी स्थिति में हम गुरुत्वीय त्वरण को जी इस्तेमाल करेंगे। चलिए, ऐसे ही जब स्वतंत्रता पूर्वक गति करेंगे गुरुत्व के अधीन, तो जिसे हम s लिखते हैं उसे हम h अक्षर से दर्शाएंगे, यानी हम दूरी को ऊंचाई कहेंगे, हाइट, इसलिए h अक्षर का इस्तेमाल करेंगे। ये तीसरी कंडीशन है। चौथी विशेष परिस्थिति ये है कि यदि पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाए, अच्छा हमने अभी बता दिया है कि यदि पिंड ऊपर की ओर गति करती है तो हम त्वरण को माइनस जी लिखेंगे, प्लस जी ऊपर से नीचे पृथ्वी की ओर गति करने पर होगा। चलिए, चौथी कंडीशन हो गई है, तीसरी कंडीशन। चौथी कंडीशन ये है कि यदि पिंड अधिकतम ऊंचाई तक, यदि पिंड अधिकतम ऊंचाई पर हो, तब v यानी अंतिम वेग 0 होता है। क्यों? तो इसका मतलब यह है कि जब कभी भी कोई पिंड ऊपर की ओर गति करते हुए ऊंचाई को प्राप्त करती है, अधिकतम ऊंचाई को, तो ऐसी स्थिति में वहां पर कुछ क्षण के लिए वो रुक जाती है, यानी उसका जो अंतिम वेग है वो उस समय 0 होता है। इसलिए v बराबर हम क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। चलिए, पांचवा नंबर का जो सूत्र है वो है कि टीवे नंबर के सेकंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी, टीवे सेकंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी बराबर ये होता है टीवे सेकंड में चली गई दूरी माइनस t-1 वे सेकंड में चली गई दूरी यानी इसे हम समझ सकते हैं उदाहरण के द्वारा। टीवे सेकंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी, यानी हम मान लेते हैं 9वें सेकंड में चली गई दूरी उदाहरण के लिए। तो 9वें सेकंड में चली गई दूरी का मतलब यह होगा कि 8वां से 9वां यानी केवल 1 सेकंड में वो पिंड कितनी दूरी तय करता है, उसे हम इस सूत्र के माध्यम से निकालेंगे। तो उसके लिए हमारे पास है, देखिए 9 सेकंड में, टीवे सेकंड में चली गई दूरी, यानी 9 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करता है वो निकालेंगे, और t-1 यानी 8 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय किया उसको घटा देंगे, तो वो हमारा निकलेगा टीवे सेकंड में, यानी 9वें सेकंड में पिंड के द्वारा तय की गई या चली गई दूरी। चलिए, इसी का हम अगर सूत्र निकालें तो हमारे पास सूत्र दिया गया है, ये होता है टीवे सेकंड में चली गई दूरी को हम कहेंगे st, और ये होता है u + 1/2 a और 2t-1। ये हमें सूत्र दिया गया है। इस सूत्र के माध्यम से हम टीवे सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात करेंगे। चलिए, अब सवाल हल करते हैं। इन्हीं सूत्रों से संबंधित कुछ सवाल हम प्रश्नावली के देखेंगे, और ये जो विशेष परिस्थिति में जो मान हमको रखना है इनका हम प्रयोग बाद में करेंगे। चलिए, प्रश्नावली 9.8 का पहला नंबर का सवाल। प्रश्नावली 9.8 का पहला नंबर का सवाल, प्रश्न क्या है लिख लेते हैं पहले। एक कण एक सरल रेखा में इस प्रकार
गति कर रहा है कि इसकी रेखा पर एक नियत बिंदु से दूरी t सेकंड पश्चात सेंटीमीटर में समीकरण S बराबर S इंटू टी क्यूब माइनस 2t प्लस 3 से दी जाती है। ज्ञात कीजिए कि, और पहला नंबर सवाल का पहला भाग 2 सेकंड पश्चात कण का वेग ये हमें ज्ञात करना है, पहला नंबर। सेकंड नंबर, दूसरा नंबर है 4 सेकंड पश्चात कण का त्वरण ये हमें ज्ञात करना है। तीसरा नंबर 2 सेकंड में कण द्वारा चली गई दूरी। और चौथा नंबर है तीसरे सेकंड में कण द्वारा चली गई दूरी। और पांचवा नंबर है वह समय जब कण का वेग 133 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है। तो सवाल के 5 हिस्से हैं। इस सवाल को जब हल करेंगे तो सबसे पहले हमें दूरी का समीकरण हमको दे दिया गया है। इसी दूरी के समीकरण को हम t के सापेक्ष अवकलन करते जाएंगे। तो एक बार अवकलन करेंगे तो वेग का सूत्र बनेगा, एक बार वेग के सूत्र को पुनः t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वो त्वरण का सूत्र बनेगा। और बाकी इन्हीं मानों को जो 2 सेकंड 4 सेकंड दिया गया है उनको उस समीकरण में रखते जाएंगे तो वो हमें वेग का त्वरण का सूत्र या मान प्राप्त होगा। देखिए इस सवाल को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए एक कण जो है एक सरल रेखा में गति कर रहा है और वो एक नियत बिंदु से t सेकंड पश्चात जो दूरी तय करता है तो उस दूरी को ज्ञात करने का हमें सूत्र दिया गया है S बराबर S टी क्यूब माइनस 2t प्लस 3। ये दूरी को ज्ञात करने का सूत्र है। अब हमको सवाल में कहा जा रहा है कि क्या ज्ञात करना है, तो 2 सेकंड पश्चात कण का वेग ज्ञात करना है। तो कण का वेग ज्ञात करना है तो हमको वेग का सूत्र बनाना पड़ेगा। तो हम इसी दूरी के सूत्र को t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे एक बार तो वो वेग का सूत्र बन जाएगा, तो हम फिर वेग निकाल सकते हैं। फिर अगला 4 सेकंड पश्चात कण का त्वरण ज्ञात कीजिए कह रहा है दूसरा नंबर का सवाल। तो 4 सेकंड तो हमको त्वरण का सूत्र बनाना पड़ेगा।
तो हम वेग के सूत्र को t के सापेक्ष अवकलन करेंगे एक बार और, तो वो त्वरण के सूत्र बदल जाएगा, मिल जाएगा, और फिर हम 4 सेकंड यानी t का मान 4 सेकंड रखेंगे और त्वरण निकलेगा। चलिए तीसरा सवाल है 2 सेकंड में कण द्वारा चली गई दूरी, तो हम इस t बराबर 2 सेकंड इस दूरी के समीकरण में रख देंगे, तो वो 2 सेकंड में चली गई दूरी का मान निकाल के दिखाएगा। फिर तीसरे सेकंड में कण द्वारा चली गई दूरी, उसके लिए हमने सूत्र लिखवाया है, उसका इस्तेमाल करेंगे। और वह समय जब कण का वेग 133 सेंटीमीटर होता है, तो हमको वो टाइम निकालना है, समय। चलिए शुरू करते हैं निकालना। तो सबसे पहले हम सवाल को जब हल करेंगे तो पहले बताएंगे कि जो कण है वो t सेकंड में नियत बिंदु से उसकी दूरी को ज्ञात करने का जो सूत्र है वो हमको दिया गया है s बराबर, जो सूत्र है उसको लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हल। सबसे पहले लिखेंगे दिया है समय t पर कण द्वारा तय की गई दूरी s बराबर, ये जो सूत्र वो है सूत्र समीकरण है 5t³ माइनस 2t प्लस 3। ये हमें सवाल में ही दिया गया है कि वो जो कण है वो t सेकंड में इतनी दूरी तय करता है, तो उस दूरी को ज्ञात करने का सूत्र है s बराबर इतना। इसको समीकरण नंबर फर्स्ट नाम देंगे। अब इसी समीकरण फर्स्ट को, समीकरण पहला को t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन जब करेंगे t के सापेक्ष तो ये dt/dts हो जाएगा, और उसी वो जो dt/ds है वो वेग का सूत्र होता है। तो अब हम लिखेंगे v बराबर ds/dt हो जाएगा ये। और इधर हम t के सापेक्ष अवकलन जब करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, और t का पावर 3 है तो 1 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये अचर राशि 2 बचेगा और t का अवकलन होगा 1, और ये अचर राशि का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वो हो जाता है 0। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, चूंकि हमारे पास d/dx x का पावर n हो, तो ये फार्मूला होता है n × x का पावर n-1। ये हम अवकलन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं इसे, कि जब x के सापेक्ष किसी x चर राशि जिसका पावर n हो का अवकलन किया जाता है तो ये सूत्र होता है। उसी सूत्र की सहायता से हमने इसका अवकलन किया। चलिए, तो ये हो जाएगा v बराबर 15 × t² माइनस 2, समीकरण नंबर दूसरा नाम देंगे। तो ये हमारा वेग का सूत्र हमको प्राप्त होता है। पुनः इसी समीकरण दूसरा को, समीकरण सेकंड को t के सापेक्ष अवकलन करते हैं। अवकलन करने पर तो पुनः अवकलन करेंगे तो वेग का फिर से अवकलन करोगे t के सापेक्ष, वो त्वरण बनता है। तो हम इसके बदले में लिखेंगे a, और ये हो जाएगा dv/dt। तो फिर से अवकलन करने पर ये 2 और 15 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 30, और ये 1 घात कम होगा यानी t का घात 1, यानी लिखेंगे नहीं 30t हो जाएगा। और अचर राशि का अवकलन t के सापेक्ष करेंगे तो 0 होता है, तो उसको 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से ये समीकरण नंबर तीसरा। तो ये पहला समीकरण जो हमें प्राप्त हुआ है, जो कि सवाल में ही दिया है, वो दूरी निकालने का सूत्र है, दूरी निकालने का समीकरण है। दूसरा वाला वेग ज्ञात करने का, और तीसरा वाला त्वरण ज्ञात करने का। चलिए अब आते हैं पहला नंबर जो हमको सवाल में हल करने के लिए कहा गया है। तो पहला नंबर हमको कहा गया है वेग ज्ञात कीजिए जब समय कितना दिया हो 2 सेकंड। तो हम अब पहला नंबर को हल करेंगे। पहला नंबर हमें t = 2, t का मान 2 सेकंड कहाँ रखेंगे? समीकरण दूसरा में। हमें देखिए
सवाल को समझ लीजिए क्या कह रहा है। 2 सेकंड पश्चात कण का वेग क्या होगा ये ज्ञात करना है। यानी 2 सेकंड मतलब t का मान हमें बता दिया गया है 2 सेकंड, और वेग ज्ञात कीजिए कह रहा है। यानी वेग के समीकरण में, समीकरण नंबर 2 में यदि हम t के जगह 2 सेकंड रख दें तो वो वेग हमको प्राप्त होगा। तो हम वही काम कर रहे हैं, t बराबर 2 सेकंड समीकरण 2 में रखने पर। तो जब रखेंगे तो v बराबर यानी वेग हमें प्राप्त होगा, ये हो जाएगा 15, और t के जगह रखेंगे 2 तो 2 का स्क्वायर माइनस 2, और जब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 15, और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो हम यहाँ 4 लिखेंगे माइनस 2, और इस तरीके से 15 चौक 60, इनको गुणा करने पर, और ये माइनस 2, और 60 में से 2 को घटाएंगे तो ये हमें मिलेगा 58। तो वेग का मान हमें प्राप्त होगा 58, और चूंकि यहाँ सारा जो पैरामीटर यानी मात्रक जो है वो सेंटीमीटर में दिया है, तो ये हो जाएगा वेग का जो मात्रक होगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ लिखेंगे वेग 58 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये हमें प्राप्त होता है। यानी उस 2 सेकंड के बाद उस कण का जो वेग है वो 58 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होगा। चलिए सेकंड नंबर सवाल का दूसरा नंबर हमें कहता है कि 4 सेकंड बाद कण का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो हम t बराबर 4 सेकंड समीकरण, चूंकि त्वरण ज्ञात करना है इसलिए समीकरण त्वरण का समीकरण 3 है, इसमें रखेंगे। तो समीकरण 4 t बराबर 4 सेकंड समीकरण 4 में रखने पर, तो t का मान 4 सेकंड समीकरण नंबर तीसरा नंबर के समीकरण में रखेंगे। तीसरा में रखने पर तो हमें प्राप्त होगा a बराबर ये 30 गुणा t के जगह लिखेंगे 4। तो इस तरीके से अब सीधे गुणा करना है तो 30 चौक होगा 120, यानी a का मान हमको 120, और त्वरण का जो मात्रक होता है वो होता है सेंटीमीटर में, यहाँ सेंटीमीटर में दिए है इसलिए सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो a बराबर यहाँ लिखेंगे 120 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हमारे त्वरण का मान होगा। चलिए अब हमको ज्ञात करना है, तीसरा नंबर का सवाल कहता है 2 सेकंड में कण द्वारा चली गई दूरी। तो 2 सेकंड में कण द्वारा चली गई दूरी, तो इस दूरी के समीकरण में हम t बराबर 2 रख देंगे, तो वो हमें 2 सेकंड पश्चात कण के द्वारा चली गई दूरी हमें ज्ञात करके देगा। तो अब लिखेंगे t बराबर 2 सेकंड समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हम t बराबर 2 सेकंड रखेंगे, t का मान 2 रखेंगे, तो वो हमको दूरी प्राप्त होगा। तो क्या हो जाएगा, अब s बराबर 5 और इंटू t के जगह रखेंगे 2 और उसका पावर है क्यूब, माइनस 2 इंटू t के जगह रखेंगे 2 और प्लस 3, और जब इसे हल करेंगे तो अब ये हो जाएगा 5 गुणा 2 का घात 3 यानी 8 होता है, तो हम 8 लिखेंगे, माइनस 2 और 2 का गुणा करेंगे तो 4 प्लस 3। फिर आगे हल करते हैं तो 5 8 है 40, और इन दोनों को यदि घटा दें तो ये हमें प्राप्त होगा -1। 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, और बड़ी संख्या में माइनस चिन्ह है इसलिए -1। तो 40 में से 1 घटाएंगे आप तो ये हो जाएगा 39, यानी s बराबर हमको 39 सेंटीमीटर प्राप्त होगा, सेंटीमीटर। तो इस तरीके से 2 सेकंड में कण के द्वारा चली गई दूरी 39 सेंटीमीटर होगी, ये हमारा मान निकला। सवाल का तीसरा हिस्सा है, देखिए सवाल का चौथा नंबर कहता है तीसरे सेकंड में कण द्वारा चली गई दूरी। तीसरे सेकंड में कण द्वारा चली गई दूरी, तो हम उसके लिए इस्तेमाल करेंगे जो सूत्र हमने लिखवाया था। तो चौथा नंबर चलो ये हल करते हैं। तीसरे सेकंड में कण द्वारा चली गई दूरी, तो तीसरे सेकंड में कण द्वारा चली गई दूरी, तो उसके लिए हमारे पास एक सूत्र है कि t सेकंड में कण द्वारा चली गई दूरी,
माइनस t-1 सेकेंड में कण द्वारा चली गई दूरी। तो जब हम इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएगा, तीसरे सेकंड यानी t का मान 3 रखेंगे तो यहां पर हो जाएगा तीसरे सेकंड में चली गई दूरी, 3 सेकंड में चली गई दूरी, ये तीसरे सेकंड में चली गई दूरी है और यहां पर हम लिखे रहे हैं t सेकंड में चली गई दूरी, तो हम इसे लिखेंगे s3 या इस तरीके से लिख सकते हैं 3 सेकंड में कण कितनी दूरी तय करता है तो वो s3 लिखेंगे। ये हम समीकरण नंबर पहला में t का मान 3 रख देंगे तो वो 3 सेकंड में उस कण के द्वारा चली गई दूरी को ज्ञात करेगा, ये तो s3 कहलाएगा। माइनस यहां देखिए t-1 सेकंड यानी 3 सेकंड में 1 सेकंड और घटा दीजिए तो अब बच जाते हैं 2 सेकंड, तो 2 सेकंड में कण के द्वारा चली गई दूरी, तो यहां पर उसे लिखेंगे हम s2। और इस s2 को ज्ञात करने के लिए समीकरण नंबर फर्स्ट में हम t का मान 2 रखेंगे तो ये हमें 2 सेकंड में कण द्वारा चली गई दूरी को ज्ञात करके दिखाएगा। तो अब हमारा यही काम है कि हम s3 और माइनस s2 को ज्ञात करें और यहां पर रखें और हल करें। तो चलिए s3 ज्ञात करेंगे तो समीकरण नंबर पहला में t की जगह 3 रख देंगे तो ये हो जाएगा, अब हमारे पास 5 इंटू t की जगह रख देंगे 3 तो 3 का पावर 3 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 3 और प्लस 3, ये हमारा s3 हो गया। ऐसे ही माइनस चिन्ह लगा करके आगे s2, तो समीकरण नंबर पहला में t की जगह 2 रख देंगे तो वो s2 निकाल के दिखाएगा, तो ये हो जाएगा 5 और t की जगह रखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 और प्लस 3। तो इस तरीके से समीकरण पहला में हम t बराबर 3 सेकंड और t बराबर 2 सेकंड रख करके हम s3 और s2 निकालेंगे और अब इसे हल करेंगे। तो हल करने पर हमें प्राप्त होगा 5 इंटू 3 का पावर 3 यानी ये हमें मान देता है 27 माइनस 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -6 प्लस 3 माइनस, अब बड़े ब्रैकेट के बाद दूसरा नंबर का बड़ा ब्रैकेट है उसमें 5 और गुणा करेंगे 2 का पावर 2 है तो ये इसका मान होता है 4 और यहाँ 2 और 2 को आपस में गुणा करेंगे तो -4 मिलेगा प्लस 3। इस तरीके से अब हम इनको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमें आगे मिलेगा 5 और 27 को गुणा करेंगे तो 5 7 35, हासिल आया 3 और 5 दूनी 10 और 10 और 3 13 यानी 135 और -6 और +3 इनको आपस में घटा देते हैं तो ये मिलेगा हमें -3। चलिए इस बड़े ब्रैकेट में 5 चौक 20 और इनको घटाने पर हमें प्राप्त होता है -1। फिर 135 में से 3 घटाएंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 132 और माइनस बड़ा ब्रैकेट में उधर 20 में से 1 घटाएंगे तो मिलेगा 19 और अब हम इनको घटाएंगे 132 में से 19 तो ये हमें प्राप्त होगा 93। घटा सकते हैं, 12 में से 9 घटाएंगे तो 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 बचेगा और ये हो जाएगा 11 और 11 में से 1 घटाएंगे 12 और 12 में से 1 घटाएंगे 132 माइनस चलिए एक बार थोड़ा चेक कर लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ। 2 अच्छा 3 है, यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है इसीलिए गड़बड़ हुआ है मान। यहाँ पर 2 का पावर 3 है तो 2 का पावर 3 होगा तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 8 5 6 40। अब ठीक है तो 40 में से 1 घटाएंगे तो ये बचेगा 39 और उसके बाद आप घटाएंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 93। तो ये जो प्राप्त हुआ 93
वो हमारा तीसरे सेकंड में, कण जो है तीसरे सेकंड में जो दूरी तय किया है वो है, और हम इसे लिखेंगे सेंटीमीटर में, क्योंकि दूरी का जो मात्रक होगा CGS पद्धति में, जो यहाँ सवाल में मात्रक दिया गया है सेंटीमीटर में, उसके हिसाब से ये होगा 93 सेंटीमीटर। चलिए सवाल का पांचवा हिस्सा है कि जब कण का वेग, वह समय, देखिए वह समय जब कण का वेग 133 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है। तो सवाल यह कह रहा है वह समय, यानी टाइम निकाल के दिखाओ जब उस कण का वेग जो है 133 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, तब की स्थिति में हमको टाइम को निकाल के दिखाना है कि कब होगा वो समय जब उस कण का वेग 133 सेंटीमीटर प्रति सेकंड वेग होगा, तो वो कब होगा, समय को निकाल के दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, वेग का मान हमको दिया गया है 133 सेंटीमीटर, उस 133 सेंटीमीटर मान को वेग के समीकरण में रख देंगे तो हमें t प्राप्त होगा, यानी समय प्राप्त होगा। तो चलिए हम अब अगला काम वही करेंगे, समीकरण नंबर समीकरण नंबर दूसरा, वेग का सूत्र है, वेग का समीकरण है, उसमें हम v के मान को रख देंगे। तो अब हमें 5वां नंबर का सवाल है, हमको सवाल में दिया है v बराबर 133 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये v का मान हमको सवाल में दिया गया है। इसी मान को समीकरण सेकंड में रखने पर इस मान को रखेंगे तो क्या होगा, चलिए देखिए, v के जगह लिखेंगे 133 बराबर, इधर हो जाएगा 15 इंटू t का स्क्वायर और -2। अब इस समीकरण को हल करेंगे तो हमें t मिलेगा, यानी वो समय हमें प्राप्त होगा। तो हम अब क्या कर सकते हैं, -2 को पक्षांतर कर देंगे तो इधर आ जाएगा 133 और माइनस वो प्लस चिन्ह में बदल जाएगा, 133 + 2 और इधर बचेगा 15 यानी 15t स्क्वायर। फिर 133 और 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 135 और ये हो जाएगा 15 और ये हमें प्राप्त होगा राइट हैंड साइड में 15t स्क्वायर। अगली बार चूंकि हमको t का मान ज्ञात करना है इसलिए 15 को भी पक्षांतर करेंगे तो वो 135 के नीचे आ जाएगा 135/15 और इधर राइट हैंड साइड में हमें प्राप्त होगा t स्क्वायर। अब काट सकते हैं 15 से 15 एकम 15 और 15 निया 135 होता है। तो इस तरीके से अब t स्क्वायर बराबर 9, हम t स्क्वायर को इधर लिख दिए और 9 को उधर उस पक्ष में ले गए। तो इस तरीके से t स्क्वायर बराबर 9। तो अब हमको चूंकि t का मान ज्ञात करना है इसलिए वर्गमूल लेना पड़ेगा, क्योंकि वर्ग लगा हुआ है इसमें, इस वर्ग को हटाने के लिए हम वर्गमूल लेंगे। तो अब हम वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल लेने पर तो वर्गमूल लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें t प्राप्त होगा और राइट हैंड साइड में हमें प्राप्त होगा 3, यानी हमें प्राप्त होगा 3 सेकंड, यानी 3 सेकंड पूरा लिख लेते हैं। यानी हमें जो पूछा गया था सवाल कि कब उस कण का वेग 133 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होगा, तो हम अब लिख सकते हैं कि वो जो कण है वो 3 सेकंड के पश्चात यानी चलने के बाद, जब स्टार्टिंग करेगा चलना शुरू करेगा तो उसके 3 सेकंड गुजर जाने के बाद उसका वेग 133 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सवाल हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। चलिए अब ये सवाल यहीं पर कंप्लीट हुआ। इस सवाल पे हम लोग देखे हैं कि हमें चाहे वेग निकालना हो या त्वरण निकालना हो या किसी भी सवाल को निकालना हो तो उसके लिए हमको दूरी का समीकरण पहले ही हमको सवाल में दे दिया रहता है कि वो जो कण है या पिंड है वो t सेकंड में जो उसने किसी रेखा में, सरल रेखा में गति करे या वक्राकार पथ में गति करे, उसके द्वारा तय की गई दूरी का एक सूत्र हमको स्पेशल पहले से दे दिया जाता है। हम
अब आगे जो सवाल हल करेंगे वो सवाल इससे हट के होगा, यानी हमें किसी कण या पिंड के वेग या त्वरण को ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम उन जो गति के समीकरण हमने जो लिखवाया है 3 समीकरण, उसका इस्तेमाल करेंगे हम। तो आगे जो प्रश्नावली है 9.8 के आगे का जो सवाल है वो इसी टाइप का सवाल है, जो गति के समीकरण का इस्तेमाल करके हम उस कण का वेग या त्वरण या समय को ज्ञात करेंगे। तो हम अगले पीरियड में इसी गति के समीकरण से संबंधित कुछ सवाल को हल करेंगे। तब तक आज के लिए ये लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद बच्चों।